अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो अभी हम नवंबर 2021 के पेपर 31 से क्वेश्चन 6 करेंगे विच इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इससे थोड़ा सा आप लोग के एबीसी कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, और इसमें एक यूनिक सिनेरियो भी है, तो वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। डब्ल्यू लिमिटेड started business on 1 January 2021. It manufactures one product in two sizes, small and large. It sets its selling prices at total cost plus a markup of 50%. It provides the following information for January. Production units 0.5 at 10 per kilo, 2 kilos at 10 per kilo. अच्छा, डायरेक्ट लेबर में आप लोग क्या देख सकते हैं कि उसने रेट पर आवर दिए हुए कि 8 जो है पर आवर रेट है, लेकिन उसने पर यूनिट मिनट दिए, आवर्स नहीं दिए। अभी जो पर आवर रेट है, ये जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस भी है कि ये आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, मिनट्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो मुझे हमें इस 15 और 45 को आवर्स में चेंज करना होगा। तो इस पर देखिए आप लोग का डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज होगा। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो अगर मिनट्स 15 है तो उसमें आवर का कितना पार्ट होगा? तो ये होगा 60x = 15। x = 15/60। तो ये मैंने डायरेक्ट प्रोसेस इसलिए किया कि जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसी तरह दूसरा प्रोडक्ट है, उसके 45 मिनट्स है, तो हम 45 को भी आवर्स में चेंज करेंगे। तो अब यहाँ से प्रूवन है कि अगर हमें मिनट्स को आवर में चेंज करना है तो उसको डिवाइड बाय 60 करना है, तो आई विल डिवाइड 45/60। सो दिस इज फॉर स्मॉल, और ये है लार्ज के लिए। अब अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 30,000 एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू 24,000 फॉर द मंथ, दीज फिक्स कॉस्ट फॉर एब्जॉर्ब ऑन अ पर यूनिट बेसिस। तो प्रोबेबली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं फॉर नाउ। Prepare a statement showing the production cost and the selling price of one unit for each size of a product। तो हमें इस पे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता दी है। अब डायरेक्ट मटेरियल का उसने डायरेक्ट पर यूनिट रेट दिया नहीं, वो हमें खुद कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए एक यूनिट पे 0.5 किलो यूज होता है और पर किलो कॉस्ट 10 है। तो अगर मैं 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी।
तो स्मॉल का मुझे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट निकालना है, तो ये 10 into 0.5 हो जाएगा। 5। और इसी तरह लार्ज के लिए 10 into 2 हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट पे 2 किलोज यूज हो रहा है, पर किलो कॉस्ट 10 है, तो 10 2 ज़ा 20। इसी तरह के हम डायरेक्ट लेबर पर यूनिट भी निकाल लेंगे। स्मॉल के लिए जो पर आवर रेट है वो 8 है, और पर यूनिट जो लेबर आवर्स है वो यहाँ 0.25 है। तो ये हो गया $2। इसी तरह लार्ज के लिए, उसके लिए भी पर आवर रेट जो है वो 8 है, और 0.75 लेबर आवर्स पर यूनिट है, तो इसका भी पर यूनिट आ जाएगा। तो ये है $6। अब डायरेक्ट मटेरियल जैसे स्मॉल का बता देता हूँ। इसका 5 है और इसके यूनिट्स 5000 है। इसी तरह लार्ज के लिए 20 into 1000 हो जाएगा। तो ये दिस विल बी 20,000। इसी तरह डायरेक्ट लेबर, अब इसका पर यूनिट रेट जो है वो पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2 है, और इसके यूनिट्स 5000 है। और लार्ज के लिए 6 into 1000 कर देंगे। अब देखें, वेरिएबल कॉस्ट तो हो गई, हमें अगर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी तो हमें फिक्स कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। और फिक्स कॉस्ट क्या कह रहे हैं, दे विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन अ पर यूनिट बेसिस। अब अगर मैं चाहे तो उस पर मैं सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों को कंबाइन कर सकता था, क्योंकि दोनों ही फिक्स कॉस्ट है, दोनों पर यूनिट पे ही बेसिस पे एब्जॉर्ब होंगी। लेकिन यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को हम सेपरेट रखेंगे। वो आप लोग को आगे जाके समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड ये पूरे कंपनी के ओवरहेड 30,000 है, तो इस पे जो नीचे यूनिट्स है वो पूरी कंपनी के होने चाहिए। तो वो स्मॉल और लार्ज की कंबाइंड प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे 6000। तो दिस विल बी $5 पर यूनिट। सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन हम पर यूनिट निकाल सकते हैं, 24,000 है। 24,000 भी 6000 से डिवाइड होगा।
और प्रोडक्शन अगर 5 को 5000 से कराते, और जो लार्ज प्रोडक्ट है उसके लिए आप 5 को कराते 1000 से, तो ये 25,000 आ जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। 25 और 5 ऐड करें 30,000 होगा आपका। इसी तरह फिर सेलिंग एंड एडमिन। बल्कि वन थिंग विच आई विल रिकमेंड कि अभी आप सेलिंग एंड एडमिन को ना लें, क्योंकि उसने आपसे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पूछी, तो इस पे सिर्फ प्रोडक्शन वेरिएबल और प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट आएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे मुझे इसकी स्मॉल की निकालनी है, तो ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो दिस विल बी 60,000। अब प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो इसका मैं इलस्ट्रेट कर देता हूँ। इसकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 60,000 है, और इसके यूनिट 5,000 है, तो अगर मैं उससे डिवाइड कर दूँ तो इसकी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। सो दिस इज 12। अच्छा, लेकिन सेलिंग प्राइस का इशू क्या है कि देखिए आप लोग का जो मार्कअप है ना वो टोटल कॉस्ट पे लगेगा। तो अब इसके लिए सिंपली क्या करूंगा, इस प्रोडक्शन कॉस्ट पे मैं सेलिंग कॉस्ट ऐड कर दूंगा। तो देखिए अब सेलिंग एंड एडमिन के लिए उसके लिए पर यूनिट मैंने 4 निकाला, इसको आप 5,000 से कर दें, तो दिस विल बी 20,000। अब देखिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में सेलिंग ऐड कर देंगे, तो अब इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 60 प्लस 20 80,000। इसमें देखिए आसान करना है, क्योंकि अब पहले ही ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ी। अब अगर हम टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो दैट विल कंज्यूम मोर टाइम। अब टोटल कॉस्ट पे मार्कअप लगा दें तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। उस टोटल रेवेन्यू को हम यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। और वैसे ही टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालना रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालना रिक्वायरमेंट थी। तो ये मैं 80,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मार्कअप 50% है। 80,000 का 50% 40,000 होगा। कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू 80 प्लस 40 120। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट के लिए देखिए इसका ये जो टोटल रेवेन्यू है ना, इसको हम यूनिट से डिवाइड करा देंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी।
तो ये हमें करना था, अब यही चीज हम जरा उस प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी कर लेंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 31,000 हो जाएगी, 20 + 6 + 5। अब हमें प्रोडक्शन कॉस्ट की पर यूनिट निकालनी है। तो ये हो जाएगा $31 पर यूनिट। तो यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी, अब इसी को मैं नीचे यूज करूंगा 31,000 को। इसकी भी हम सेलिंग और एडमिन ओवरहेड निकाल सकते हैं। तो 4 को अगर मैं 1000 से करा दूं, तो दिस विल बी 4000। और 20 + 4 24,000 बनेगा, जो कि टोटल है सेलिंग और एडमिन ओवरहेड का। 31 + 4 35,000 होगा। 35,000 को 50% निकाल लेंगे, विच विल बी 17,500। सो दिस विल बी 52,500। ये टोटल रेवेन्यू है, इसको अगर मैं यूनिट से डिवाइड कर दूं सेलिंग प्राइस के लिए, 52,500 डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी 52.5। तो उस पर आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने थोड़ी लंबी की है, लेकिन देखिए आगे के कुछ पार्ट, आगे का एक पार्ट है जहाँ ये डिस्टिंक्शन जरूरी है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने सेपरेट ट्रीट किया और टोटल कॉस्ट को सेपरेट ट्रीट किया है, और टोटल कॉस्ट पे मार्कअप ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाली है। और प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को हमने सेपरेटली दोनों प्रोडक्ट्स के लिए ट्रीट किया है। ये आगे मैटर करेगा इसलिए किया है। अगर आगे वो एक स्पेसिफिक पार्ट ना होता तो मैं दोनों को साथ ही कर देता, क्योंकि दोनों सेम बेसिस पे पोर्शन होंगी। An analysis of the monthly production overhead showed the following: machine setups, order processing, quality inspections। देखिए अब ये जो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल है, यहाँ उसका थोड़ा और डिटेल ब्रेकअप दिया है। तो ये फिक्स कॉस्ट क्या फर्दर डिटेल में गया है, और ये इन फिक्स कॉस्ट को इन डिफरेंट एक्टिविटीज या कॉस्ट ड्राइवर्स के बेस में पोर्शन करना चाहते हैं। ये कॉस्ट ड्राइवर्स या एक्टिविटीज है। तो अब डिफरेंट फिक्स कॉस्ट को डिफरेंट एक्टिविटी के बेस पे प्रोडक्ट्स में पोर्शन करना चाह रहे हैं, तो दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। प्रिपेयर अ रिवाइज स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली देखिए मशीन सेटअप जो है मशीन सेटअप टाइम के हिसाब से होगी। ऑर्डर प्रोसेसिंग, जितने ऑर्डर्स प्रोसेस हुए उसके हिसाब से पोर्शन किया जाएगा। और क्वालिटी इंस्पेक्शंस के लिए नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस होंगे। Prepare a revised statement showing the production cost and the selling price of one unit for each size of product using the activity information. The basis of apportionment for the selling and administrative cost should be unchanged. तो इसमें भी है कि एक यूनिट की हमें प्रोडक्शन कॉस्ट दिखानी है, पर एक ही यूनिट की सेलिंग प्राइस दिखानी है। कुछ नंबर्स तुम ऊपर से भी कॉपी कर सकते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा टाइम बच जाएगा। क्योंकि देखिए एब्जॉर्प्शन और एबीसी कॉस्टिंग में जो है फिक्स कॉस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज के बेस पे अपॉर्शन होती है अमंग द प्रोडक्ट्स। तो मेन डिफरेंस दोनों में जो फिक्स कॉस्ट का होगा। वेरिएबल कॉस्ट दोनों में ही सेम रहेगी क्योंकि वो यूनिट्स पे डिपेंड करती है। तो ऊपर जब हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली उसको हम यहाँ कॉपी कर सकते हैं। और सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव को यूनिट्स के हिसाब से पोर्शन करना है, तो वो हम जो ऊपर हमने दोनों प्रोडक्ट्स के लिए निकाली उसको हम यहाँ कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो दैट्स ऑल्सो बेनिफिट ऑफ एन एबीसी कॉस्टिंग क्वेश्चन, जिसमें शुरू का पार्ट वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का देता है।
तो हम क्या करेंगे कि हम ये तीनों तो फिक्स कॉस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रही है। और हाँ, ये कॉस्ट पूल्स है, ये कॉस्ट पूल्स हैं, ये कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। तो हम इन डिफरेंट फिक्स कॉस्ट के लिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स या एक्टिविटी एब्जॉर्प्शन रेट्स निकालेंगे और उसके बेस पे प्रोडक्ट पे चार्ज करा देंगे। और बाय द वे इसका एक शॉर्टकट भी है, तो वो भी मैं अभी रिपीट कर दूंगा। लेकिन कुछ को ऐसे स्टूडेंट्स को हो सकता है एक्टिविटी एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, इसलिए मैं इससे भी कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 10,200। इसमें देखा मैं ये ध्यान रखना कि क्योंकि ये पूरे कंपनी की मशीन सेटअप ओवरहेड है, तो ये मशीन सेटअप टाइम्स भी पूरी कंपनी की होनी चाहिए, तो ये दोनों कंबाइन हो गए 72 + 30। सो दिस विल बी 102। इसी तरह हम ऑर्डर प्रोसेसिंग का भी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग की टोटल 12,600 है। और अगर हम 120 और 60 को ऐड कर लें तो 180 बनेगा। तो ये हो गया $70 पर ऑर्डर। इसी तरह हम एक और निकालेंगे क्वालिटी इंस्पेक्शंस का। क्वालिटी इंस्पेक्शंस देखे दोनों के 12 और 12 24 हो जाएंगे। सो दिस इज 300 पर इंस्पेक्शन। अब देखिए मटेरियल लेवल तो मैंने ऊपर से कॉपी कर ली। और मशीन सेटअप, अब मशीन सेटअप की जो है वो पर सेटअप कॉस्ट जो है वो 100 है। और इसके स्मॉल के जो मशीन सेटअप टाइम है वो 72 है, तो उसका 7200 हो जाएगा। इसी तरह इसके मशीन सेटअप टाइम्स 30 है, तो 100 को, तो ये हो जाएगा 3000। और अगर हम 7200 और 3000 को ऐड करें तो 10,200 ही आएगा। इसका हम मशीन सेटअप सॉर्ट सही कैलकुलेट किए। और इसका एक और तरीका भी, क्योंकि अब यही इशू है कि इसके एक्टिविटी के एब्जॉर्प्शन रेट्स, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स निकालने का सच कोई क्रेडिट नहीं होता अनलेस वो स्पेसिफिकली मांगे। तो इसका एक और इजी वे आउट है, अगर आप तो थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं और इस पे चाहते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो।
तो देखिए मुझे पता है कि मेरी मशीन सेटअप की टोटल कॉस्ट 10,200 है। अब ये कॉस्ट ड्राइवर या एक्टिविटी के लिए हम इसका स्मॉल का फ्रैक्शन बनाएंगे। तो स्मॉल के मशीन सेटअप टाइम्स जो है वो 72 है और टोटल मशीन सेटअप टाइम्स 102 है। तो आप देख ले उससे भी वही 7200 है। इसी तरह 10,200 के लिए अब अगर हम लार्ज का फ्रैक्शन बनाए मशीन सेटअप्स का, तो दिस विल बी 30/102। तो 32,000 आपके देखिए वही आए। इसी तरह अब है ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग की जो ओवरहेड है वो 12,600 है। मैं आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए भी सेम चीज करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में। और इसका हम फ्रैक्शन फॉर्म करेंगे स्मॉल का, तो इसके ऑर्डर प्रोसेस एक्टिविटी का, तो उसके ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम्स 120। टोटल ऑर्डर प्रोसेसिंग के जो टाइम्स है वो 180 है। तो इसका 8400 हो गया। इसी तरह इसके लार्ज प्रोडक्ट के लिए 60/180 हो जाएगा। तो ये 4200 हो गया। और अगर हम ऐसी 8400 और अगर आपको चेक करना तो उस तरह आप चेक कर सकते हैं। वही 12,600 आया। अब जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है उस पर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, क्योंकि उसमें आई होप सो अंडरस्टूड है कि हाउ दिस शुड बी डन। इसके लिए 3600 दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन सेम है। तो अब हम ये वेरिएबल कॉस्ट में ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड कर देंगे। तो इसका है 54,200। अब मैं प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट भी इजीली निकाल सकता हूँ। तो 54,200 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5,000 यूनिट से। तो इसका आ जाएगा 10.84। यही सेम काम मैं लार्ज के लिए भी कर लूंगा। तो इसकी आ जाएगी 36,800। तो इसकी है 36.8। और ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमने सेपरेटली पर यूनिट निकाली है, हमें अभी आगे एक पार्ट में काम आएगी।
अब इसमें हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी बतानी है, और वही सेम इशू है जो ऊपर एब्जॉर्प्शन में था, कि जो मार्कअप है वो टोटल कॉस्ट पे लगेगा। तो हमें इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, विच इज सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने यहाँ से की, अब इस पे सेलिंग कॉस्ट ऐड कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो दिस विल बी 74,200, और लास्ट प्रोडक्ट का 36,800 अपॉन 4,000, 40,800। मार्कअप 50% है। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कोई सेपरेट मार्कअप मेंशन नहीं करा, इसका लिए जो कंपनी ने ऑलरेडी मार्कअप ऊपर बताया हुआ यही यूज होगा। तो कॉस्ट में मार्कअप ऐड कर दूंगा, ये भी टोटल रेवेन्यू आएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट पर यूनिट नहीं, टोटल है। अब सेलिंग प्राइस निकालनी, तो ये जो टोटल रेवेन्यू आया है इसको हम यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज 22.26। इसकी टोटल रेवेन्यू 61,200 हो जाएगा। इसको उसके यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी 61.2। तो आई होप सो आप लोग को ये क्लियर है। अच्छा, on 31st January 2021, it was established that 400 units of the small product and 200 units of the large product remain unsold. There was no work in progress. The profit for January 2021 using absorption costing was calculated at 48,400. Calculate the profit which would have been earned if selling prices had been amended to account for the levels of activity which took place. तो इसका ना हमें एक्टिव एबीसी से प्रॉफिट निकालना है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री का भी इशू होगा, क्योंकि सारे यूनिट सेल नहीं हुए। इसके जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, इवन जो इसके बाद के पेपर्स में भी आए हैं, उसमें प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट सेम होते हैं। इस पर लेकिन प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट्स पे डिफरेंस है, तो इसका मतलब यह इन्वेंट्री का भी इशू आएगा। तो हमें यह इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी करनी होगी एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एंड दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट स्टेटमेंट्स विच यू गाइस प्रोबेबली स्टडीड इन एएस। वहां भी इन्वेंट्री का इशू होता था। तो मार्जिनल में इन्वेंट्री को वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वैल्यू करते थे, एब्जॉर्प्शन में इन्वेंट्री को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करते थे, और फिर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को एब्जॉर्प्शन में अलग से एडजस्ट करते थे। तो यहाँ हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे। तो हमने पार्ट बी में एबीसी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकाली है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाली है, उसका यहाँ यूज होगा। तो अगर मैं प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट सेपरेटली नहीं निकालता पार्ट बी में, तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम होती। इसीलिए उसने भी खुद ही कहा कि प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताएं। अगर ये यहाँ ये इशू नहीं होता
तो मैं एक साथ ही टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल देता और उसके मार्कअप ऐड करा के डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल देता, जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेकिन ये पार्ट ज़रा आसान हो जाए इसलिए मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्किंग्स करी। अब इस पे देखिए, अगर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स उसने दिए हुए लेकिन मुझे सेल्स के यूनिट्स नहीं पता, सेल्स के यूनिट्स अगर मुझे पता नहीं तो मैं रेवेन्यू निकाल पाऊंगा। तो इसमें एक फार्मूला यूज होता है। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री तो जीरो, अगर हम स्मॉल की बात कर लें। प्रोडक्शन हमने इसकी 5000 यूनिट्स की थी। हमें भी सेल्स भी नहीं पता, लेकिन हमें इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है, विच इज 400। और सेल्स मेरी अननोन है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 5000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4,400 है। तो अगर मैं 5000 माइनस 400 कर दूं तो ये हमारी मेरी सेल्स आ जाएंगी, सेल्स यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरह यही चीज़ मैं लार्ज के लिए भी कर लूंगा। अब लार्ज के लिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। तो लार्ज की प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स की है और उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 200 यूनिट्स की है। तो 1000 में से अगर अनसोल्ड 200 है तो उसका जो सेल्स के यूनिट्स है वो 800 है। तो हम स्मॉल और लार्ज का रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे स्मॉल का रेवेन्यू निकालना है तो स्मॉल की सेलिंग प्राइस है 22.26। उसका मैं 4600 यूनिट से करवा दूंगा। और इसकी सेलिंग प्राइस 61.2 है। इसको मैं 800 यूनिट से करवा दूंगा। अब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ही थोड़ा रियलिस्टिक वर्जन है, तो इस पे भी रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। अब ओपनिंग इन्वेंट्री तो देखिए मेरी है नहीं। अब ये जो प्रोडक्शन की यूनिट्स है ना, तो इसको मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू करूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट मेरी 10.84 थी, तो 10.84 को मैं 5000 यूनिट से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये आ जाएगा 54,200। और फिर इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी मैं वैल्यू करूंगा। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री ये 10.84 पे, इस पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स भी वैल्यू हो जाएंगे विच आर 400। तो ये 4336।
और ये भी इस पे ध्यान रखना था कि जो हमारी इन्वेंट्री है ये प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे वैल्यू होगी, टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स पे से रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स है, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वैल्यू किए जाएंगे, उसमें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड होगी। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को हम अलग से एडजस्ट करेंगे जिस तरह हम एएस में एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त करते थे। तो 54,200 में से मैं 4336 माइनस कर दूंगा, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 49864। अब रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स काट दूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 102,396 माइनस 49864, तो ये है 52532। अब अगर मेरे को इसमें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती तो ग्रॉस प्रॉफिट ही फाइनल प्रॉफिट हो जाता, लेकिन हम सेलिंग और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को हम अलग से एडजस्ट करेंगे। इसकी 20,000 है, तो ये हो जाएगा 32532। यही सेम हम दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी करेंगे। तो अब यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इस दूसरे प्रोडक्ट की 36.8 है, तो इसके 1000 यूनिट थे जो हमने प्रोड्यूस किए थे, तो 36,800 से हो जाएगा। अच्छा, आई होप सो ये तो आप लोग क्लियर होगा कि क्लोजिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट माइनस की होती है, क्योंकि ये अनसोल्ड गुड्स है, और हम ये रेवेन्यू में से उन यूनिट्स की या उन गुड्स की कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि हमने सेल किए। तो टोटल जो है प्रोड्यूस किया उसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंटरी की जो कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो उससे उन यूनिट्स की एक कॉस्ट है 49864 जो हमने सेल किए कस्टमर्स को। इसकी क्लोजिंग इन्वेंटरी से 200 यूनिट्स है, तो ये 36.8 इंटू 200 हो जाएगा, तो दिस इज 7360। 29440। 48960 माइनस 29440, 19520। अब इसकी जो सेलिंग एंड एडमिन है वो सिर्फ 4000 है, तो हमारा इसका भी फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा एज पर एबीसी कॉस्टिंग 15520। अच्छा, अब क्योंकि ये सब एक बार टेस्ट हुआ है, अब ये देखिए इसमें कम मार्क्स का है, तो बाजू का ये करता है कि ये शुरू में पहले कम मार्क्स की चीज टेस्ट करता है, फिर ये उसके ज्यादा मार्क्स का फिर सब्सिक्वेंट सेशंस में टेस्ट कर लेता है। जैसे IS 38 का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक A2 में टॉपिक है,
तो वो नवंबर 2021 के किसी पेपर में से उसने थ्योरी पूछी, पर नवंबर 2020 में उसने उसका पूरा प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ क्वेश्चन दे दिया। लेकिन स्टिल बाकी क्वेश्चंस एबीसी पे पहले बाकी कैलकुलेशन बेस्ड होगा, उस पे से सिर्फ ये कुछ मार्क्स का ही होगा। तो इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर आप लोग को पूरा ये डिफरेंट इन्वेंट्रीज को अगर कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू नहीं करना। देखिए 36.8 मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है, मैं ही सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि उससे पे दूसरे प्रोडक्ट के लिए आप लोग खुद ही शॉर्टकट यूज कर सकते हैं 36.8 को। इंस्टेड के प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्रोडक्शन को अलग वैल्यू करूँ, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को अलग वैल्यू करूँ, फिर उन दोनों का नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो मैं रेवेन्यू में से एडजस्ट करूँ, मैं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है इसको डायरेक्ट मैं यूनिट सोल्ड पे लगा दूं इंस्टेड ऑफ यूनिट प्रोड, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है 29440, 19520। और देखिए यहाँ 29440 आया है। अब मैं ऊपर देख लेता हूँ कि कॉस्ट ऑफ सेल सेम है या नहीं है। तो देखिए आप लोग के सामने जो यहाँ डायरेक्ट मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दी, वो मैंने यहाँ पूरी प्रोडक्शन और क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट से भी वही कॉस्ट ऑफ सेल्स आई, क्योंकि इन द एंड हम यूनिट जो यूनिट सोल्ड है उनकी कॉस्ट निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं, उसी को हम रेवेन्यू में से एडजस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी से उसने एक महीने का प्रॉफिट की कैलकुलेशन कराई है, एक महीने के लिए हमें इसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है, तो उसमें ये मेथड यूज करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो आपसे मल्टीपल मंथ्स या मल्टीपल ईयर्स का करवाए ना, और आपके हर मंथ या हर पीरियड में जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है या सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, तो फिर ये शॉर्टकट यूज नहीं हो सकता। उसमें दिस शॉर्टकट इज नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन अगर एक आध महीने का सब एक पीरियड का उसने पूछा है, तो आप लोग शॉर्टकट फॉर श्योर यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अगर एबीसी में इन्वेंट्री वैल्यूएशन साथ आ जाए तो हाउ इट शुड बी डेल्ट विथ। अल्लाह हाफिज।